अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जनाब डॉक्टर रमेश कुमार जी, सर अभी आता हूँ आपकी तरफ, एक इनसे भी ले लें जनाब। थैंक यू सर। मैंने एजेंडा भी देखी सर, और मैं समझता हूँ कि हर मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का, पार्लियामेंट का, जुडिशरी का एक अपना रोल होता है, और हर मुल्क के अंदर उन तीनों इदारों का एक दूसरा इदारा जो है वो एहतराम करता है। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट को मैं देखूं तो हम ब्रिटिश पार्लियामेंट को फॉलो करते हैं। आप MI6 हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे आपकी जुडिशरी हो। अगर आप USA चले जाएं, पेंटागन, CIA हो, जुडिशरी हो या कांग्रेस हो, हर इदारे का अपना एक रोल होता है और हर इदारा अपने दायरे इख्तियार में रह के काम करता है और मुल्क की खिदमत करता है। और आज हम इसी जगह पे 75 साल के बाद शुरू कर रहे हैं कि जुडिशरी, इस्टेब्लिशमेंट और पार्लियामेंट उसी के रोल के ऊपर। मैं 22 साल मुझे भी हो गए हैं इस पॉलिटिक्स में, इसी पार्लियामेंट में। मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि इन 75 ईयर्स में मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, बहुत हिस्ट्री पढ़ी है, पूरी साउथ एशिया के ऊपर भी मैंने पढ़ा है। माजी के दुश्मन मुस्तकबिल के दोस्त बनते हुए भी देखे हैं, और मुस्तकबिल और माजी के दोस्त मुस्तकबिल में दुश्मन बनते हुए भी देखा है। हर मुल्क अपने मफाद की पॉलिसी को, अपनी पॉलिसी को तरजीह देता है, तभी मुल्क तरक्की कर सकता है। और छोटे से मुल्क का अगर मैं मिसाल दूं तो मैं ओमान का मिसाल दूंगा। उसी गल्फ़ कंट्रीज़ में रहा, अपने आप को ऐसे इंडिपेंडेंट रखा, हर तनाज़े से दूर रखा, आज वो कहाँ पहुँच चुका है। आज इंटरनेशनल I2U2 एक इन्फ्लुएंस है, G7 कंट्रीज़ एक इन्फ्लुएंस है। आज चाइना का जो रोल आप देखें कि माजी के सऊदी और ईरान के जो इख्तलाफात थे, आज चाइना की धरती के ऊपर उन दोनों ममालिक का आपस में एक कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, या रशिया के अंदर चाइना के प्रेसिडेंट का पहुंचना, और यूक्रेन जो कभी नेटो की मदद मांग रहा था और आज यूक्रेन चाइना के प्रेसिडेंट को वहाँ पे अपने सालसी के लिए वेलकम करना। मैं समझता हूँ हमें अपनी ख़ारजा पॉलिसी के ऊपर, अपने इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर हमें अब कोई न कोई डिसीजन करना पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान सुपर पावर USA है। माजी में थोड़े अरसे के बाद चाइना सुपर पावर की दौड़ में आ रहा है, आखिर में इंडिया सुपर पावर की दौड़ में आ रहा है। हमें कम से कम ये सोचना पड़ेगा मुस्तकबिल के हवाले से कि इन 75 साल में हमने क्या गलती की। मैं हमेशा साल के आखिर में एक कॉलम लिखता हूँ कि क्या खोया क्या पाया। अगर आदमी रोज़ाना सुबह उठे और ये सोचे कि कल मैंने जो गलत काम किया था उसके ऊपर नज़रसानी डाले, तो दूसरे दिन उसे वो गलत काम नहीं होगा, मगर हम उन चीज़ों को देखते नहीं हैं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की आपकी मेहरबानी से गोल्डन जो एडवाइजरी कमेटी बनी है उसका मैं मेंबर हूँ। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन की एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बन के और हम कॉन्स्टिट्यूशन की गोल्डन जुबली मना रहे हैं। और पाकिस्तान को अगर रन करना है तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रन करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अहम है, उसकी गोल्डन जुबली भी अहम है। मैं समझता हूँ उसका दायरा इख्तियार भी सारे इदारों को, रूल ऑफ बिजनेस, जुडिशरी के भी हैं, इस्टेब्लिशमेंट के भी हैं, मगर जो ओवरऑल जो अम्ब्रेला है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। उस कॉन्स्टिट्यूशन से किसी को भी हटना नहीं चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में जो इकोनॉमिकली सिचुएशन है उससे आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिन ब दिन ख़राब होगी। हमें एक तरफ हमारे जो दोनों बॉर्डर्स वो हमारे लिए टेंशन, दूसरे अगर इंटरनली गुर्बत जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ती है और उसी स्पीड में बढ़ती रही तो और हमारे लिए और मसले मसाइल बढ़ेंगे। मगर हमारे वज़रा बैठ के जज्बात में आके नेशनल टेलीविज़न के ऊपर उधर से IMF के साथ जो एक हमारे डायलॉग चल रहे हैं कि हम किसी तरीके से उसी
स्ट्रेंथ पे आ जाएं, उस लेवल पे आ जाएं, बैठ के अनाउंस कर देते हैं कि हम 50 रुपये 100 सब्सिडी दे दी, हमने 100 रुपये सब्सिडी दे दी, फिर हमें क्लियरिफिकेशन आती है। हमें और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा लीडरों को एक मिसाल देता हूँ, चाणक्य जी का एक अर्थशास्त्र किताब है जो टेक्सला में लोगों के जो लीडरान थे उन्होंने पढ़ा, उन्होंने उसको समझा, उसको फॉलो किया, आज जो दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ पहुँच गए। चाणक्य लिखता है कि आप एक अल्फाज भी बोलने से पहले सोचें, एक कदम भी बोलने से पहले सोचें, अगर जो ऐसा कोई आप अल्फाज नहीं बोले जो कल आपको वापस लेना पड़ेगा। मैं समझता हूं इस मुल्क के 75 सालों में आज हमें सारे लोगों को अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि वो बांग्लादेश जो आज 50 साल पहले अगर हमसे अगर टूटा, आज वहाँ पे 90 रुपीज़ का टक्का हो, इंडिया में 80 रुपीज़ का हो, अफ़गानिस्तान में 90 रुपीज़ का हो। जब अफ़गानिस्तान से इनखला हुआ तो 126 रुपये का डॉलर था, मगर आज उसने रिकवर करके अपनी इकोनॉमी को 90s पे लेके आया है। और जब इनखला हुआ हमारा 170 पे था और आज हम 300 रुपये में भी नायाब हैं। मगर हम इन चीज़ों को फोकस जो नहीं कर रहे हैं, मैं समझता हूँ हम अपने मुल्क के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। हम अन्ना की सियासत के ऊपर रखेंगे, अगर अन्ना की सियासत करेंगे, अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर जवाबदेह नहीं कहलवाएगा कि भाई 9th रिव्यू अगर सितंबर में होना था, सितंबर की एंड में होना था, तो अक्टूबर की शुरुआत में हो जाता अगर फ्लड आया तो। मगर ये आज तक आपने फरवरी में क्यों शुरू किया, उसके नुकसानात क्या हुए? कभी किसी ने कैबिनेट मेंबर ने कभी इस चीज़ के ऊपर पूछा कि आज 9th रिव्यू नहीं होने की वजह से आज आपको इंटरनेशनल अगर आप फ्लाइट्स देखें, स्पेशली दुबई की, सऊदी की, आप ये फ़्लाइट्स देखें, लोग यहाँ से अपनी ऑफिसेस शिफ्ट कर रहे हैं, लोग यहाँ से जा रहे हैं, आपकी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। अगर ये हालात इस स्पीड से चले तो हमारी एक्सपोर्ट जो आज बहुत डाउन जा रही है, जो पहले तो हम ये सोचते थे कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको हम बैलेंस करते जाएंगे कि एक्सपोर्ट बढ़ा के, अब तो हम आगे हैं कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूट भी नहीं बढ़ा रहे, इंपोर्ट को कंस्टेंट कर रहे हैं कि इंपोर्ट हमारी कम हो। मगर जितनी हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं उससे ज़्यादा रेशो हमारे रेमिटेंस का भी कम हो रहा है और हमारे एक्सपोर्ट का भी कम हो रहा है। तो कभी किसी ने सोचा, आज हर बाज़ार के अंदर, हर बच्चे के अंदर एक ही चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर को अब 350 से कम कोई नहीं रोक सकता। क्यों ऐसी बातें आती हैं? क्यों जो वो फाइनेंस मिनिस्टर जो है आज तक आके उन चीज़ों के ऊपर, उनको तो रोज़ाना आज जो मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे हैं उसको तो रोज़ाना आके यहाँ पे स्टेटमेंट देनी चाहिए, रोज़ाना आके पार्लियामेंट को, लोगों को कॉन्फिडेंस पे लाना चाहिए कि भाई मुल्क मैं इस तरीके से लगा हुआ हूँ कि कम से कम ये तो लोगों को पता चले कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। कभी कहते हैं कि मैं अब अमेरिका की मदद मांगता हूँ कि भाई अमेरिका मेरी मदद करे IMF की सेटलमेंट के हवाले से। आज अगर 200% अभी काइबोर जो बढ़ाने की बात की जा रही है, अगर 2 अप्रैल को और बढ़ गया, इस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा? मैं समझता हूँ कि सर इन हालात के अंदर क्लाइमेट चेंज का भी आपने यहाँ पे जिक्र किया है, कितनी दुनिया के अंदर भी ये, आज आपको मैं मिसाल अगर कभी कभार मैं पड़ोस कंट्री का दिल्ली का देता हूँ, वहाँ पे भी ये इशू था। आज देखें वो चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया गया। आज जब लाहौर में फोग आती है, आपकी फ़्लाइटें जो है वो बंद हो जाती हैं। हम उन चीज़ों को नहीं सोचते हैं, हम आगे की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं कि पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल नहीं किया गया, अगर इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती गई तो हमारे पास यहाँ पे खुराक, मैं समझता हूँ सर डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। चाइना का इंडिया के साथ इतना बड़ा तनाज़ा था, मगर चाइना ने अपना व्यापार, जब चाइना की लड़ाई भी हमें इंडिया के साथ शुरू हुई, मगर चाइना के शिप इंडिया, सर एक ये कंक्लूड कर लें जी प्लीज? जी, एक सब दोस्तों ने बात करनी जी है। जी 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 मैं बिल्कुल सर। तो एक उन्होंने अपना ट्रेड जारी रखा, हमें अपने टमाटर के ऊपर, प्याज के ऊपर, मैं समझता हूँ कश्मीर हमारा एक इशू है, जैसे चाइना के साथ इंडिया का एक इशू है, कश्मीर हमारा इशू है, मगर फिर भी
कम से कम हमें अपने मुल्क की इकोनॉमी, हमें मुल्क की बेहतरी, हमारे मुल्क की इन्फ्लेशन, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके हमें ग्लोबल डायलॉग एक करना चाहिए। एक हमारा लोकल डायलॉग कि हमारे मुल्क को हम किस तरीके से इंटरनली। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जनाब खालिद हुसैन मगसी साहब।